आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोज पीसीएस क्लासेस में स्वागत है। और यह चैनल आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स लाता है ताकि आपका एग्ज़ाम प्रीलिम्स और मेंस अच्छा हो सके। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज के करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन सा है। इसमें MSME सेक्टर, आत्मनिर्भर भारत अभियान, जल जीवन मिशन, नेट ग्रिड, Y2K संकट, आरती भटनागर, सज्जन कुमार, बैड बैंक, मर्डर हॉर्नेट और GI टैग को देखेंगे। उसके बाद बिहार से संबंधित करंट टॉपिक, जिसमें रेल परियोजना, न्याय के साथ विकास कार्यक्रम, कोरोना संक्रमण और बम 80 को देखा जाएगा। और अंत में चलते चलते क्वेश्चन, जिसमें आज का हमारा सवाल है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा अपने FDI नीति में परिवर्तन किया गया है जिससे भारत के विदेशी व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इससे आप कितना सहमत हैं, उल्लेख करें। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक्स, और इसको हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके देखते हैं। तो पहला हमारा है MSME सेक्टर। हाल ही में गवर्नमेंट के जरिए इस क्षेत्र को नए ढंग से परिभाषित किया गया है ताकि फिर से इसे विकास के मार्ग पर लाया जा सके। तो इसके तहत देखते हैं कि जो हमारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम है उसे कैसे डिफाइन किया गया है। तो 1 करोड़ रुपया से कम इन्वेस्ट वाले उपक्रम को सूक्ष्म क्षेत्र में रखा गया है, जबकि 10 करोड़ से कम निवेश वाले क्षेत्र को लघु क्षेत्र में और मध्यम क्षेत्र के तहत 20 करोड़ से कम वाले निवेश को रखा गया है। यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम क्षेत्र को जो परिभाषित किया गया है वो 1 करोड़ में सूक्ष्म क्षेत्र, 10 करोड़ लघु क्षेत्र और 20 करोड़ से कम मध्यम क्षेत्र को डिफाइन किया गया है। और हाल ही में इसके लिए गवर्नमेंट के थ्रू 3 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज की व्यवस्था की गई है। आगे देखते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान। इसके तहत भारत के विभिन्न क्षेत्रों को प्रगति मार्ग पर लाने की बात की गई है और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने हाल ही में 20 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। और ये जो राशि है भारत के GDP का लगभग 10% है। नेक्स्ट देखते हैं जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन का संबंध हरियाणा राज्य से है, जहां यह लक्ष्य रखा गया है कि वर्ष 2022 तक पूरे हरियाणा में सभी लोगों को जल उपलब्ध कराया जाएगा। ये बहुत अफसोस वाली बात है कि हम अभी 21वीं सदी में जी रहे हैं और हमारे देश में प्रति घर को जल की भी उपलब्धता नहीं हो पा रही है। हमें अभी विकास के कई और रास्ते अपनाने हैं, लेकिन विडंबना यह है कि हम अभी जल की पूर्ति में ही लगे हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। यह भारत की एक खुफिया एजेंसी है जो आतंकवादियों से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करती है। और ये जो हाल ही में चर्चा में था उसका कारण यह है कि आशीष गुप्ता को इसका प्रमुख बनाया गया है। आगे देखते हैं Y2K बग संकट। तो Y2K जो संकट है यह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है, यानी कंप्यूटर आधारित समस्या है, जिसके बारे में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बताया था। इसमें Y का जो संबंध होता है वह ईयर होता है, Y फॉर ईयर यानी वर्ष, और 2K का मतलब 2000 यानी वर्ष 2000 ईस्वी। यानी वर्ष 2000 ईस्वी में कंप्यूटर से संबंधित जो समस्याएं हैं, जो बग है, उसी को Y2 बग संकट कहा जाता है। नेक्स्ट है आरती भटनागर। ये न्यूज़ में इसलिए थी कि इन्हें एयर इंडिया का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी CEO, मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाया गया है। आगे है सज्जन कुमार। सज्जन कुमार चूंकि न्यूज़ में थे, और इसका कारण यह है कि जब 1984 में सिख विरोधी दंगे हुए थे हमारे देश में, तो उसमें सज्जन कुमार को मुख्य आरोपी बताया गया था। आगे देखते हैं बैड बैंक। बैड बैंक का कॉन्सेप्ट जो है अभी हाल ही में सरकार लाना चाह रही है। उसके पीछे कारण यह है कि वर्तमान में भारतीय बैंक वित्तीय समस्याओं से जूझ रही है, जिसमें एक सबसे बड़ा कारण NPA की समस्या है, यानी गैर निष्पादित परिसंपत्तियां। तो इसी NPA की वसूली के लिए सरकार अब बैड बैंक की स्थापना करेगी, और इस बैंक का जो मुख्य कार्य होगा वह होगा NPA के तहत फंसी हुई राशि को वसूलना, यानी उसकी वसूली करना। नेक्स्ट है मर्डर हॉर्नेट। मर्डर हॉर्नेट जो है फ्रेंड्स, वह एक प्रकार का कीड़ा है जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से जुड़ा हुआ है। और जिस तरह से अभी कोविड-19 के कारण USA में काफ़ी मौतें हो रही है, उसी तरह से मर्डर हॉर्नेट जो है वह USA के पर्यावरण को काफ़ी पॉल्यूटेड कर रहा है। एक लास्ट देख लेते हैं GI टैग।
तो जीआई टैग तो धीरे धीरे बहुत सारे उत्पाद को दिया जा रहा है, लेकिन हाल ही में पिछले 2-4 रोज में जो है जिस उत्पाद को दिया गया है वह है हजारीबाग का एक सोहराई खोबर पेंटिंग जो झारखंड का है, और दूसरा तेलंगाना का तेलिया रुमाल। ये दोनों को जीआई टैग दिया गया है। तो कौन कौन से 2 प्रोडक्ट हैं? पहला झारखंड का सोहराई खोबर पेंटिंग और दूसरा तेलंगाना का तेलिया रुमाल। तो ये था फ्रेंड्स आज का मुख्य करंट टॉपिक। अब चलते हैं अपने बिहार की ओर और देखते हैं कि बिहार से संबंधित हमारे एग्जाम के लिए कौन कौन से मटेरियल उपलब्ध हो रहे हैं। तो इसमें पहला जो है वह है रेल परियोजना। रेल परियोजना के तहत तो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि पटना में मेट्रो रेल का कार्य शुरू हुआ है और उसके लिए कई तरह की वैकेंसी भी निकाली गई है। लेकिन इसके अलावे हाल ही में रेल मंत्रालय यानी जो अभी मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने कोसी क्षेत्र में सुपौल अररिया के लिए एक नया रेल परियोजना का शुभारंभ किया है, सुपौल अररिया रेल परियोजना। और ये बहुत अच्छी सोच है क्योंकि ये एरिया जो होता है वह बरसात के दिनों में कोसी नदी के कारण काफी नुकसान में रहता है। तो उससे उबारने के लिए, उससे निकालने के लिए रेल मंत्रालय का यह एक अच्छा पहल है, सुपौल अररिया रेल परियोजना। नेक्स्ट, न्याय के साथ विकास कार्यक्रम। तो चूंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री का यह शुरू से उद्देश्य रहा है कि बिहार में जो विकास हो वह न्याय के साथ हो, और उसी कार्यक्रम के तहत यह बताया गया है कि अब बिहार के प्रत्येक थानेदारों की छवि का मूल्यांकन इस कार्यक्रम के तहत किया जाएगा। यानी न्याय के साथ विकास कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वह है थानेदारों की छवि का मूल्यांकन करना। अगर किसी थानेदार का छवि खराब होता है तो उसे एक बार अच्छा करने के लिए मौका दिया जाएगा, लेकिन फिर यदि वह दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें इस कार्यक्रम के तहत नौकरी से हटा दिया जाएगा। आगे है कोरोना संक्रमण, क्योंकि कोविड-19 के कारण अभी हमारा देश काफी परेशान है और उसमें यह देख लेते हैं कि इसमें बिहार का क्या पोजीशन है। तो कोविड-19 से सबसे ज्यादा जो प्रभावित राज्य है वह है महाराष्ट्र, दूसरा है गुजरात, तीसरा है दिल्ली और चौथे नंबर पर है हमारा बिहार राज्य। एक लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, BAMETI, BAMETI, जिसका पूरा नाम होता है बिहार एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एंड एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यह जो संस्थान है वह किसानों को ऑनलाइन ट्रेनिंग देने का काम कर रहा है ताकि किसान ट्रेंड हो जाए और फिर वह अच्छी तरह से खेती कर सकें। तो इस प्रकार किसानों को ऑनलाइन ट्रेनिंग देने वाला बिहार हमारे देश का पहला राज्य बन गया है और इस कारण से यह न्यूज में था। तो यह था फ्रेंड्स हमारा आज का नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार से संबंधित कुछ समसामयिकी। और अब चलते हैं कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन जो कि हमारे एमसीक्यू के रूप में होता है। इसमें पहला है, वर्तमान में नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के प्रमुख कौन बने हैं? वर्तमान में नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के प्रमुख कौन बने हैं? तो ये होगा ऑप्शन बी आशीष गुप्ता, ऑप्शन बी आशीष गुप्ता। दूसरा है, चर्चा में रहे Y2K संकट का संबंध किस क्षेत्र से है? चर्चा में रहे Y2K संकट का संबंध किस क्षेत्र से है? ये होगा सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। आगे, हाल ही में एयर इंडिया का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में एयर इंडिया का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये होगा आरती भटनागर, आरती भटनागर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मर्डर हॉर्नेट नामक कीड़ा का संबंध किस देश से है? मर्डर हॉर्नेट नामक कीड़ा का संबंध किस देश से है? तो ये होगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। आगे है, हाल ही में किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है? हाल ही में किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है? तो ये होगा ऑप्शन सी, दोनों, यानी सोहराई खोबर पेंटिंग और तेलिया रुमाल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हाल ही में रेल मंत्रालय ने बिहार में किस रेल परियोजना का शुभारंभ किया है? हाल ही में रेल मंत्रालय ने बिहार में किस रेल परियोजना का शुभारंभ किया है? तो वो होगा ऑप्शन बी, सुपौल अररिया, सुपौल अररिया। और एक लास्ट प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में कोरोना संक्रमण के मामले में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त है? वर्तमान में कोरोना संक्रमण के मामले में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो ये होगा ऑप्शन डी, चौथा, ऑप्शन डी, चौथा। तो ये था फ्रेंड्स हमारा कुछ एमसीक्यू के रूप में क्वेश्चन। और अब चलते हैं आज के सवाल पर, लेकिन उससे पहले देखते हैं पिछले क्वेश्चन को जिस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। पिछला क्वेश्चन था जिसका सेंटर था हिंद महासागर। तो हिंद महासागर से संबंधित जो हमारा फैक्ट है उसमें यह है कि हाल ही में इसका चर्चा में रहने का कारण था कि भारत ने ऑपरेशन संजीवनी के तहत मालदीव को कुछ दवाइयां और खाद्य सामग्री उपलब्ध कराया था। तो ये सब बिंदु को लेकर के इंडियन ओशन चर्चा में था और आज से नहीं बल्कि शुरू से ही हिंद महासागर भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा है। हिंद महासागर
से संबंधित पहले हम ये देखते हैं कि यह भारत के लिए कैसे उपयोगी है। तो चूंकि फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि 21वीं सदी जो होगा वह जल से संबंधित सदी होगा, यानी इस शताब्दी में वही देश आगे बढ़ेगा जिसका जल पर राज होगा, जो पानी पर अपना नियंत्रण रखेगा। तो चूंकि भारत हमारा ऐसा देश है जिसके नाम पर ही एक ओशन का नाम रखा गया है, हिंद महासागर। तो हिंद महासागर भारत के लिए किस तरह से इंपॉर्टेंस है, उसके तहत यह देखेंगे कि पहला तो है समुद्री संसाधन। हिंद महासागर चूंकि संसाधनों से भरा हुआ एक महासागर है जिसमें तेल की व्यापार भंडार है, तेल की व्यापक भंडार मौजूद है। इसके अलावा इस क्षेत्र से ट्रैफिक का भी खास इंपॉर्टेंस है। हिंद महासागर से कई देशों में यातायात या परिवहन सुविधाएं दी जाती है। इसके अतिरिक्त देखेंगे कि हिंद महासागर से संबंधित लगभग 40 तटीय देश हैं और इसके अलावा कई द्वीपीय देश भी हैं जिसके साथ भारत का व्यापार होता है। तो ये सभी मामले को लेकर के हिंद महासागर शुरू से ही इंडिया के लिए खास स्थान रखता है, लेकिन वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि हिंद महासागर भारत के लिए काफी चुनौती उत्पन्न कर रहा है। आखिर वह कौन कौन सी चुनौतियां हैं, तो इसको हम एक एक करके देखते हैं। पहला तो है समुद्री लुटेरे। क्योंकि हॉर्मुज जल संधि, मलक्का जल संधि, बाब अल मंदब जल संधि के द्वारा यहाँ समुद्री व्यापार होता है, लेकिन इस क्षेत्र में समुद्री लुटेरे क्या करते हैं कि जहाज़ों को अगवा कर लेते हैं और उस पे जो माल लोडिंग होता है उसे चुरा कर वहाँ के यात्री को भी बंधक बना लेते हैं और संबंधित देशों से फिरौती की मांग करते हैं। तो यह जो है हिंद महासागर से संबंधित एक बहुत बड़ी चुनौती है। सेकंड जो हमारा समस्या है वह है चाइना को लेकर के। चाइना शुरू से हिंद महासागर को लेकर अपना अलग नीति बना रहा है और उसका कहना है कि हिंद महासागर का नाम बदल देना चाहिए। हिंद महासागर सबका महासागर है, इसलिए उसका नॉमिनेशन अलग तरीके से किया जाना चाहिए। इसके अलावा चीन जो है हिंद महासागर में भारत को घेरने के लिए एक अलग पॉलिसी अपना रहा है जिसे हम लोग स्टिंग ऑफ पर्ल की नीति से के नाम से जानते हैं। स्टिंग ऑफ पर्ल की नीति के नाम से जानते हैं। इस नीति के तहत चाइना क्या कर रहा है कि भारत को चारों तरफ से घेरने का काम कर रहा है, यानी भारत के चारों तरफ जो पड़ोसी देश हैं वहाँ चाइना अपने बंदरगाहों का विकास कर रहा है और उस बंदरगाहों के जरिए चीन जो है भारत पर अपना निगरानी बढ़ा रहा है। जैसे हाल ही में देखिए श्रीलंका का जो हम्बनटोटा बंदरगाह है वह 99 साल की लीज पर चाइना ने ले लिया है। उसी तरह से पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह देखेंगे, हालांकि ग्वादर बंदरगाह तो अरब सागर में है, लेकिन अरब सागर हो या बंगाल की खाड़ी हो, ये हिंद महासागर का ही एक हिस्सा है। तो उसी तरह से बर्मा का, मालदीव का, तो हर तरफ जो है स्टिंग ऑफ पर्ल की नीति के तहत चाइना जो है भारत को जलीय क्षेत्र के द्वारा घेरना चाह रहा है। इसके अलावा चाइना का एक अलग जो महत्वाकांक्षी परियोजना है वन बेल्ट वन रोड परियोजना, जिसके तहत थल मार्ग और जल मार्ग का विकास किया जा रहा है। तो इसके तहत भी जो है भारत को चीन घेरने का प्रयास कर रहा है। आगे जो शेष प्रॉब्लम है वह है हाल ही में आईपीसीसी की जो रिपोर्ट आई है, यानी जो जलवायु से संबंधित एक रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि हिंद महासागर अन्य महासागरों की भांति भी प्रदूषण से झेल रहा है। यहाँ देखा गया है कि हिंद महासागर के ऊपर एक धुंध सा छा गया है, बादल सा छा गया है, जो कि भारत में मानसून को काफी प्रभावित कर रहा है। इसीलिए भारत में मानसून जो है समय पर नहीं आ पा रहा है। तो ये सब फ्रेंड्स हिंद महासागर से संबंधित कुछ चुनौतियां हैं और उससे निपटने के लिए भारत कई तरह का प्रयास कर रहा है। जैसे चीन जो भारत को घेरने के लिए एक जो नीति अपनाया है स्टिंग ऑफ पर्ल्स, उसी के विरुद्ध में भारत ने सागरमाला परियोजना चलाया है। सागरमाला परियोजना के तहत भारत चाइना को परास्त करेगा और अपनी विकास के मार्ग को प्रशस्त करने का काम करेगा। इसके अलावा हिंद महासागर से संबंधित एक आयोग है जिसका नाम है IOC, इंडियन ओशन कमीशन। इसमें हिंद महासागर के 5 द्वीपीय देश शामिल हैं और भारत इस आयोग में शुरू से कोशिश कर रहा था कि हम इसका मेंबर बने और इसमें इसको सफलता भी मिली है और इसे IOC का ऑब्जर्वर मेंबर बनाया गया है। इसके अलावा हिंद महासागरीय देश, ये तो द्वीपीय देश हुआ था, अब तटीय देश के साथ जो है भारत त्रिकोणीय संगठन बनाया है जिसमें भारत, मालदीव और श्रीलंका है। तो इस तरफ से हम देख रहे हैं कि भारत जो है हिंद महासागर में उपस्थित चुनौतियों को सामना करने के लिए कई तरह के प्रयास कर रहा है। तो यही था फ्रेंड्स हिंद महासागर से संबंधित कुछ डिस्कशन। अब देखते हैं आज का सवाल है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा अपने FDI नीति में परिवर्तन किया गया है जिससे भारत के विदेशी व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इससे आप कितना सहमत हैं, उल्लेख करें।
फिर से सुने, हाल ही में भारत सरकार द्वारा अपने एफडीआई नीति में परिवर्तन किया गया है, जिससे भारत के विदेशी व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इससे आप कितना सहमत हैं, उल्लेख करें। तो ओके फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट टॉपिक। और अगर हमारा टॉपिक आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, और अगर ठीक नहीं लगता है तो डिसलाइक भी करें। लेकिन अपील ये है कि डिसलाइक करने का कारण हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि अगला लेक्चर में हम उसका सुधार कर सकें। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। जय हिंद।